हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल टोटल मैथ्स में। लास्ट वीडियो में बेटा हम डिटरमिनेंट्स सारणिक के बारे में पढ़ा था। सारणिक कैसे सॉल्व करते हैं, सारणिक का प्रसार कैसे करते हैं, एक क्रम का सारणिक, दो क्रम का सारणिक, तीन क्रम का सारणिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं या उस सारणिक का कैसे मान निकाला जाता है, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे बेटा हम सारणिक के गुणधर्म अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके बेटा हम सारणिक को आसान कर सकते हैं, अर्थात उसकी जो प्रोसेस होती है उसको इजी बना सकते हैं। गुणधर्मों की सहायता से हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर संख्याएं ना दे रखी हो वहां पर और कुछ ए बी सी इस टाइप से मान दे रखे हों, अर्थात सारणिक के अंदर जो अवयव हैं वो कैसे हों, ए बी सी के रूप में या एक्स वाई जेड के रूप में, उस स्थिति में हम गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे जिससे कि उसको आसानी से हल किया जा सके। तो ओवरऑल गुणधर्मों का प्रयोग करके हम अपनी प्रोसेस को आसान बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारणी की क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज है जिनका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या जरूरत के हिसाब से हम उनका यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, सारणी के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म। ठीक है, तो फर्स्ट गुणधर्म है बेटा इसका, सारणिक की पंक्ति तथा स्तंभ को परस्पर बदलने से सारणिक अपरिवर्तित ठीक है, सारणी क्या रहता है, अपरिवर्तित। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ए इक्वल टू 2 3 5 7। ठीक है, कोई आ भी दे रखा है, वर्ग है 2 इंटू 2, क्योंकि वर्ग अवयव का ही सारणिक ज्ञात किया जा सकता है। अब देखो बेटा, पहले तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 5 7 प्रसार किया, 5 7 दूनी 14 माइनस 15, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, सारणिक का मान कितना आ गया, -1। अब पंक्ति और स्तंभों को बदलने पर क्या मान यही आएगा, अब इस चीज को चेक करते हैं। ठीक है, तो पंक्ति और स्तंभ बदलने पर, स्तंभ बदलने पर जब बदलेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2 3 5 7। ठीक है, पंक्ति तथा स्तंभों को हमने क्या कर दिया, बदल दिया। अब बदलने पर देखो, 7 दूनी 14 माइनस 5 दिया 15, ओवरऑल क्या आया, -1 आ गया। तो सारणिक ए का मान क्या हुआ, अपरिवर्तित, अर्थात जो मान पंक्ति और स्तंभ बदलने से पहले था वही मान पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब सारणिक में पंक्ति और स्तंभों को बदलने से सारणिक का मान कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है बेटा, तो ये इसका फर्स्ट गुणधर्म है। जैसे क्वेश्चंस में हमें जरूरत होगी हम पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गुणधर्म है, अब देखो दूसरा गुणधर्म है कि किसी सारणिक की 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को बदलने से सारणिक का संख्यात्मक मान अपरिवर्तित रहता है परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, जैसे पहले मान आ रहा था आपका 5, पंक्तियों को 2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे या 2 स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करेंगे, उसके बाद उसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, -5। ठीक है, पंक्तियों को किन्हीं भी 2 पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर दो या किन्हीं भी 2 स्तंभों को इंटरचेंज कर दो आपस में, तो उसका जो संख्यात्मक मान होगा वो तो सेम रहेगा परंतु उसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, ये कोई सारणिक ले लिया हमने, 2 3 1 5 2 -1,
3 1 0, ठीक है, तृतीय क्रम का सारणिक है। अब इसको पहले हल करते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं और फिर दो पंक्तियों को आपस में बदल देंगे तब उसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हल करते हैं। 2 का उपसारणिक, पहली पंक्ति में अवयव है R1 के अनुदेश प्रसार कर रहे हैं, तो पहले का क्या आएगा प्लस, चिन्ह मैंने उस दिन आपको बताया था प्लस माइनस प्लस, इस हिसाब से तो 2 के लिए चिन्ह कैसा आएगा प्लस। उपसारणिक बना दो, पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, क्या बचा आपके पास 2 -1 1 0, फिर माइनस के 3, इसका उपसारणिक देखो 5 -1 3 0, ठीक है। फिर 1 के लिए हो जाएगा 2 -1 1 0। अब सॉल्व कर देते हैं। 2 ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1 -3 ये हो जाएगा 0 और ये भी प्लस का 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। इसके लिए ये आ गया 5 -1 और 1 के लिए आएगा, 1 मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 5 2 3 1, ठीक है बेटा। तो 1 के लिए हो जाएगा 5 एकम 5 और माइनस के 3 दूनी 6। अब सॉल्व करते हैं। 2 माइनस के 3 3 9, यहाँ से बच गया बेटा माइनस का 1, माइनस इससे किया -1, तो टोटल मिला के कितने हो गए बेटा 9 और 1 10, 10 में से 2 गया माइनस का 8, तो सारणिक का मान कितना आया -8, ठीक है। अब पंक्ति R1, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, गुणधर्म लगा रहे हैं। तो R1 को हमने इंटरचेंज कर दिया, किससे, R2 से, ठीक है। R1 को किससे इंटरचेंज कर दिया, R2 से, तो ये ऊपर चला जाएगा, डेल्टा 1 कर लेते हैं इसको डैश। अब देखो पंक्ति 5 2 -1 2 3 1 और 3 1 0 हो गया। अब प्रसार करते हैं। 5 पहली पंक्ति के अनुदेश प्रसार करते हैं, तो यहां जाएगा 5 5 का उपसारणिक, पहली पंक्ति की छोड़ दो, पहले स्तंभ को छोड़ दो, 3 1 1 0 3 1 1 0, फिर -2, दूसरे अवयव के लिए क्या आएगा माइनस आएगा। अब इसके लिए इस स्तंभ को छोड़ दो और इस पंक्ति को छोड़ दो, 2 1 3 0 2 1 3 0, फिर -1 के लिए तो यह आ जाएगा -1, इसका उपसारणिक हो जाएगा -1 2 3 3 1 2 3 3 1, ये आ गया। 5 ये हो जाएगा 0 -1 माइनस के 2, इसको हो जाएगा 0 माइनस के 3 ये हो जाएगा -1 2 एकम 2 माइनस के 9 -5, यहाँ हो गया बेटा 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 9 में से 2 गए, कितने बच गए 7, तो प्लस का 7, ठीक है। 7 6 13, 13 में से बेटा 5 गए तो कितना बच गया 8, 8 5 13 आ गया। तो डेल्टा डैश इक्वल टू कितना आया 8, ठीक है। तो गुणधर्म क्या कहता था कि संख्यात्मक मान तो वही रहेगा 8 8, परंतु यहां नेगेटिव आ रहा है तो यहां क्या होगा पॉजिटिव। क्लियर। अगर सारणी की 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को परस्पर हम बदल देते हैं तो सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहेगा और उसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे क्वेश्चंस में गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे, तो वहां अगर हमें 2 पंक्तियों को बदलने की आवश्यकता है तो हम 2 पंक्तियों को बदल देंगे और उससे पहले क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा माइनस, ठीक है। समझ में आ गया दूसरा गुणधर्म। अब नेक्स्ट है तीसरा गुणधर्म है यदि सारणिक की किन्हीं 2 पंक्ति के
किन्हीं दो पंक्ति या दो स्तंभ के संगत अवयव समान हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो पंक्ति, सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि अगर किसी सारणी की दो पंक्ति और दो या दो स्तंभ समान हैं तो सारणिक का मान शून्य होता है। क्या होता है बेटा? शून्य होता है। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल 2 1 3 5 3 7 5 3 7। ठीक है, दो पंक्ति समान है R2 और R3, तो इस सारणी का मान क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा? शून्य। अब चेक करते हैं, देखो उप सारणी लिख दो 2 का 3 7 3 7। ठीक है, 2 के लिए इस पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, उप सारणी बन गया ये -1। अब 1 के लिए उप सारणी होगा 5 7 5 7। 3 के लिए होगा उप सारणी 5 3 5 3। ठीक है, सॉल्व कर दो। 7 या 21 -21 -1 7 5 35 -35 +3 5 या 15 -15। तो ये सब कट गए, तो क्या आ गया बेटा? यहाँ से 0 मिल गया, यहाँ से भी 0 मिल गया, यहाँ से भी 0 मिल गया, ओवरऑल 0। ठीक, समझ में आ गया कि अगर किसी भी सारणी की दो पंक्ति और दो स्तंभ समान है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? वहाँ पर 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो उसका मान क्या होता है बेटा? 0। नेक्स्ट गुणधर्म है चौथा गुणधर्म है यदि सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक है, तो सारणी का मान क्या होगा बेटा? शून्य होगा। अब देखो एग्जाम्पल 2 1 5 0 0 0 7 3 8। कोई सारणिक है जिसमें R2 द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव क्या हैं? 0 हैं। अब इसको प्रसार करके देखते हैं। 2 क्या बनेगा इसका उपसारणिक? 0 0 3 8 -1। इसका उपसारणिक बन जाएगा 0 0 7 8। फिर +5 इसका उपसारणिक बन जाएगा 0 0 7 3। ठीक है, सॉल्व कर दो। अब देखो 2 अग्रविकर्ण 0 पश्चविकर्ण 0 -1 अग्रविकर्ण 0 पश्चविकर्ण 0 +5 0 -0। जब 0 से इसका इंटू करेंगे तो 0 -0 0। ठीक है, तो समझ में आया? सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव अगर शून्य हैं तो सारणी का मान क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, अगला गुणधर्म, पांचवा गुणधर्म है यदि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव दो पदों के योग के रूप में दिए हैं तो उन्हें निम्न प्रकार लिखा जा सकता है।
ठीक है, समझ में आया? देखो, अगर किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव दो पदों के योग के रूप में दे रखे हैं तो उनको हम दो अलग अलग सारणिक के योग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखो ए बी सी, यहां दे रखा है x प्लस ए, वाई प्लस एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, यहां पर दे दिया सी डी ए। कुछ भी हो सकता है, ये एक सारणिक है, ठीक है बेटा, डेल्टा। अब द्वितीय पंक्ति है, दूसरी पंक्ति क्या दे रखा है? दो पदों के योग के रूप में है, तो इसे हम बेटा इस प्रकार लिख सकते हैं ए बी सी, पहला अवयव एक्स वाई जेड, नीचे सी बी और ए, ठीक है, प्लस दूसरा ए बी सी वाई फिर जेड और एक्स। अब दूसरा अवयव लिख दिया, पहला अवयव लिख लिया पहली सारणी में, दूसरा अवयव लिख लिया दूसरे सारणी में, और नीचे वाले स्थिर रहेंगे सी बी ए। अब इस टाइप से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, ऐड कर दो, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो इसके आंसर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये था पांचवा गुणधर्म। नेक्स्ट है छठवां गुणधर्म है, छठवां गुणधर्म, यदि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ, किसी पंक्ति या स्तंभ में अचर राशि का गुणन करते हैं तो सारणिक का मान भी के गुणित हो जाता है। तो सारणिक का मान भी अचर राशि के गुणन के बराबर होता है। अब दोबारा देखो ना, यदि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ में अचर राशि का गुणन करते हैं तो सारणिक का मान भी उस अचर राशि के गुणन के बराबर हो जाता है, अर्थात उस अचर राशि के गुणज के बराबर हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, कोई सारणिक लिया हमने बेटा 5 1 3 7, ठीक है, सारणिक। तो इस सारणिक का मान बेटा कितना आ गया? 7 5 35 माइनस 1, तो ये हो गया 3 एकम 3, 35 में से 3 गए 32, तो सारणिक का मान कितना आ गया? 32। अब देखो R1 में 2 का गुणन करने पर, अर्थात R1 टेंस टू क्या किया बेटा हमने? 2R1। देखो डेल्टा डैश ये हो जाएगा बेटा 2 × 5 2 × 1, क्या किया बेटा हमने? 2 का गुणा कर दिया, और नीचे 3 और ये 7, ठीक है। अब देखो बेटा ये हो गया आपका 10, ये हो गया 2 3 7, अग्रविकर्ण 70, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 70 में से 6 के बेटा कितने बच गए? 64, डेल्टा डैश। इसे लिख सकते हैं 2 × 32, ठीक है। अब देखो गुणधर्म में क्या था कि यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ में कोई अचर राशि हमने क्या किया? 2 का इंटू किया, गुणन करते हैं तो सारणिक का मान कितना है? 32। मान भी अचर राशि के गुणन, अचर राशि क्या था? 2,
समान भी अचर राशि के गुणन के बराबर होता है। अर्थात 32 क्या था, सारणिक का मान था, अचर राशि का गुणन किया कितना, 2 का, तो 2 इंटू कर दो, 32 दूनी 64, तो इसका मान कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है, अर्थात उतनी ही राशि के गुणनफल के बराबर हो जाता है। ठीक, तो ये गुणधर्म नंबर 6। दूसरा इसी में देखो बेटा, सारणिक में क्या होता है कि सदैव हम गुणन करते हैं किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में। अगर यहां पर आपको ये दे रखा है 2 3 1 5 7, ठीक है, अब आव्यूह में क्या होता था, 2 का गुणनफल प्रत्येक अवयव से होता था। आव्यूह में अगर कोई बाहर अचर राशि है तो उसका गुणनफल क्या होता था, प्रत्येक अवयव से होता था। परंतु सारणिक में अचर राशि का गुणन सिर्फ किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वो स्तंभ से गुणा करना चाहते हो या पंक्ति से, होगा सिर्फ एक से ही। ठीक है, अगर हम 2 का गुणा करते हैं 3 इंटू 2 5 इंटू 2 1 और 7, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ये हो गया आपका 6 और 7 5 दूनी 10 1 7। क्लियर? या आप इसको ऐसे कर सकते हो 3 इंटू 2 और 1 इंटू 2। क्लियर? और नीचे 5 और 7, तो अभी वो क्या आएगा, 6 2 5 और 7। सारणिक का मान सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो 7 5 35, 35 माइनस 10 करोगे, सॉरी हाँ सचिन 42, 42 माइनस 10 32, और यहाँ भी सचिन 42 माइनस 5 दूनी 10, तो क्या आया बेटा, वही 32 आया। तो इसका मतलब है कि किसी न एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में उसका गुणन होता है। क्लियर? अगर हमें कॉमन लेना होता, मान लो कोई इस प्रकार से दे रखा है, दस 8 4 2 1 3, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है 2, तो 2 कॉमन भी बेटा किसी एक पंक्ति में से आएगा या एक स्तंभ में से। ठीक है, तो 2 कॉमन लिया हमने, यह आ गया 5 4 3, यहां 4 ही रहेगा, यहां 2 1 रहेगा, यह -1 1 और 0 रहेगा। कॉमन भी किसी एक पंक्ति में से ही आएगा। अवयव अगर यहां पर होता तो हम कॉमन क्या करते, सभी अवयवों में से लेते, जितने भी अवयव दे रखे हैं, 9 दे रखे हैं तो 9 में से कॉमन लेते। परंतु अगर सारणिक है तो सारणिक में सिर्फ एक पंक्ति या एक स्तंभ में से कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ये चीज बेटा। सारणिक में एक पंक्ति में गुणा करते हैं और एक ही पंक्ति में से कॉमन लेते हैं। नेक्स्ट गुणधर्म देखो बेटा, गुणधर्म नंबर 7 है कि सारणिक की किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति में अचर राशि का गुणन कर जोड़ने या घटाने पर सारणिक क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अर्थात किसी एक पंक्ति में अन्य पंक्ति को अगर हम जोड़ दें, किसी अचर राशि का गुणा करें या ना करें, अगर हम उसको करते हैं, ठीक है, तो सारणिक का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, जो मान पहले था बिना गुणन करे या जोड़े वही मान बाद में रहेगा। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल, डेल्टा इक्वल टू 2 5 3 4, 4 दूनी 8, अग्रविकर्ण माइनस 5 या 15, तो ये हो गया बेटा माइनस के 7, सॉरी 8 माइनस 15 हो गए तो 7, हाँ माइनस के, ठीक है, ठीक है बेटा। अब गुणधर्म का प्रयोग करते हैं। हमने क्या किया बेटा, R1 में संक्रिया लगा रहे हैं, प्रारंभिक संक्रिया मान लो एक तरह की, तो R1 में हमने क्या किया बेटा, R1 2R2 कर दिया, R1 प्लस 2R2। गुणधर्म के अनुसार किसी भी पंक्ति में अन्य पंक्ति
में अचर राशि का गुणनकर जोड़ने घटाने पर उसका मान क्या रहता है, अपरिवर्तित। तो हमने बेटा यहां पर क्या कर दिया, डेल्टा डैश बना लेते हैं इसको। R1 में R2 में 2 का गुणा कर रहे हैं, यानी जिसमें 2 का इंटू किया, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। यहां बेटा इसमें इंटू किया 2 का, 4 दूनी 8, 8 5 13, नीचे 3 और 4। ठीक है, गुणा करेंगे। अब सॉल्व करते हैं इसको। 8 चौक 32 माइनस 13 26 13 39, कितना बच गया, माइनस का 7। तो वही तो मान आ रहा है। तो इसका मतलब है बेटा कि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ को अगर हम 2 को जोड़ते हैं या उसमें गुणा करके जोड़ते हैं तो सारणिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उसका मान पहले था वही मान बाद में रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे 7 गुणधर्म हैं। इन गुणधर्मों की सहायता से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इन गुणधर्मों का उपयोग 4.2 में है, तो क्वेश्चंस करते हैं बेटा 4.2। अब देखो बेटा 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कहा गया है कि बिना प्रसार किए, ठीक है, प्रसार का मतलब जैसे हम पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के अनुदेश क्या करते हैं, हम उसका प्रसार करते हैं, अवयव लिखते हैं, फिर उपसारणिक लिखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। प्रसार किए बिना गुणधर्मों की सहायता से क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सारणिक दे रखा है बेटा x, सारणिक दे रखा है x y z a b c, और इधर है x प्लस a y प्लस b z प्लस c। ठीक है बेटा, ये आपको सारणिक दे रखा है और इसका मान कितना है, 0 है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, कि ये सारणिक किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, अब देखो गुणधर्म में मैंने अभी आपको बताया कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव यदि 2 पदों के योग के रूप में है तो उनको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। तो गुणधर्म द्वारा तो इसको लिख देंगे बेटा x y z a b c, और फिर पहला अवयव लिखेंगे x y z प्लस दूसरा x y z a b c, और पीछे वाला अवयव कौन सा बचा, a b c, तो a b c। अब देखो फिर गुणधर्म किन्हीं भी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ अगर समान होते हैं तो उसका मान क्या होता है बेटा, 0 होता है। देखो पहले सारणिक में x y z, इधर x y z, तो c1 और c3 समान है। दूसरे सारणिक में देखो a b c c2 और c3 समान है। ठीक है, तो पहले सारणिक में कौन सा समान है, c1 बराबर है किसके, c3 के। दूसरे सारणिक में C2 इक्वल टू C3। ठीक है, दोनों समान है। तो गुणधर्म को प्रयोग क्या पढ़ा था हमने, गुणधर्म कि यदि किसी सारणी में 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान है तो सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो गुणधर्म द्वारा ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो LHS और बराबर RHS, यही हमें सिद्ध करना था। तो LHS इक्वल टू RHS। समझ में आ गया बेटा। गुणधर्मों से देखो हमारा प्रोसेस कितनी आसान हो गई। अगर हमें इसको सॉल्व करना होता तो हम क्या करते, पंक्ति के अनुदिश पहली या दूसरी किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश हम क्या करना पड़ता, इसका प्रसार करना पड़ता। प्रसार करते कैलकुलेशन करनी पड़ती और फिर जाके उनको काटते, काटने के बाद कोई जाके 0 बचती। ठीक है, हमने गुणधर्मों का उपयोग किया, पढ़ा हुआ है कि किन्हीं भी पंक्ति या स्तंभ में अगर 2 पद दे रखे हैं तो दोनों को अलग अलग करके लिख दो, 2 सारणिक बना लो और दोनों सारणिकों को हल कर दो। अब इसमें देखा तो 2 स्तंभ समान है, इसमें देखा तो 2 स्तंभ समान है, और अगर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान है तो गुणधर्म क्या कहता है, उसका मान कैसा होता है बेटा, 0 होता है।
तो सीधा शून्य लिख दिया, कैलकुलेशन बच गई हमारी। ठीक है, तो गुणधर्मों के प्रयोग से हमारी प्रोसेस आसान हो जाती है। ठीक है, मान तो वही आएगा, अगर इसको प्रसार करोगे तो भी वही आएगा, परंतु इतना कैलकुलेशन जो करना पड़ता या प्रोसेस जो हमारी इतनी लंबी होती, वो स्टेप्स सारे बच गए। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सारणी दे रखा है आपको a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, इधर है b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, और इधर c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी, और इक्वल टू में 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको सारणी दे रखा है, सिद्ध करना है हमें 0 के बराबर। ठीक, गुणधर्मों की सहायता से प्रसार नहीं करना है। ठीक है, पहले से दिया गया है कि बिना प्रसार किए हुए हमें सिद्ध करना है किसके बराबर, 0 के बराबर। तो देखो बेटा, LHS तीनों पंक्तियों को या तीनों स्तंभों को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा, एक जैसा मान सब में प्राप्त हो जाएगा। अब देखो करते क्या है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं R1 R2 R3, तो देखो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। ऐसे इसको भी अगर मैं जोड़ते हैं तीनों को, तो C से C कट गया, A से A कट गया, B से B कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया, A से, तो सभी मान कट जाएंगे। क्या प्राप्त होगा बेटा, 0 0 0। किसी भी एक पंक्ति के सभी अवयव 0 प्राप्त होंगे, या किसी भी एक स्तंभ के सभी अवयव क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, अब सभी अवयव अगर 0 प्राप्त होते हैं तो गुणधर्म के हिसाब से उसका मान कितना आएगा, 0। ठीक है, अब देखो संक्रिया लगा देते हैं, R1 टेंस टू R2 प्लस R3। ठीक है, तो संक्रिया लगाई, A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस ए, इसको असंगत अवयव को जोड़ दिया। अब ऐसे इधर जोड़ देंगे, B माइनस सी माइनस का C प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी, ये आ जाएगा C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी। नीचे वाली दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति एज इट इज रहेंगी, तो B माइनस सी, C माइनस ए, C माइनस ए माइनस बी, A माइनस बी, B माइनस सी, ये आ गया। अब देखो सारे कट गए, B से B ये कट गए आपस में, ऐसे इधर कट जाएगा बेटा, तो क्या प्राप्त होगा आपको, देखो 0 0 0, B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, फिर C माइनस ए माइनस बी, B माइनस सी। R1 के सभी अवयव कैसे हैं बेटा, शून्य हैं। R1 के, तो यहां पर लिख देंगे बेटा, R1 के सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए सारणिक का मान शून्य होगा। ठीक है, गुणधर्म से के अनुसार क्या होगा बेटा, शून्य। तो इसके स्थान पर बेटा शून्य लिख सकते हैं, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ध्यान रखो जब भी हमें सिद्ध करने में 0 आए, तो देखो 0 प्राप्त करने के लिए मतलब या 0 कब किन स्थितियों में आ सकती है, सारणी की दोनों पंक्तियां यदि समान हैं तो शून्य प्राप्त हो सकता है, या किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हों तो 0 आ सकता है। तो यहाँ पर बेटा देखो सारे अवयव कैसे प्राप्त हो रहे हैं, 0, इसलिए सारणी का पूरे का मान क्या प्राप्त होगा, शून्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, पहली पंक्ति है 2 7 65, 3 8 75, 5 9 86, और हमें सिद्ध क्या करना है, 0 के बराबर। ठीक है, अब 0 सिद्ध करना है। मैंने अभी आपको बताया कि 0 किन स्थितियों में आ सकता है, कि यदि किसी सारणी की 2 पंक्ति समान हो जाएं या किसी एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो जाएं, तो उस केसेस में सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। अब दोनों स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति हमें बनानी पड़ेगी जिससे कि हमें 0 प्राप्त हो। अब यहाँ पर देखो बेटा स्तंभ में 65 75 86 बड़ी संख्या है।
अब इन दोनों में हमें ऐसा क्या गुणन करें या क्या ऐड करें कि ऐसी संख्या एक प्राप्त हो जाए जिससे दो पंक्तियां, ये दो स्तंभ समान हो जाएंगे। दो स्तंभ समान होने पर सारणिक का मान क्या होगा? 0। अब देखो, अगर मैं C2 में 9 का इंटू कर देता हूं तो 7 नाम 63, 63 और 2 65 प्राप्त हो गया। 8 नाम 72 और 3 इंटू कर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 75। 9 नाम 81, 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 86। दो पंक्ति समान बनाई जा सकती हैं। अब गुणधर्म लगाते हैं, तो देखो बेटा C1 में लगाते हैं C1 प्लस, ये तो हमें ऐड करना है और इसमें कितने का इंटू करना है? 9 का। ठीक है, अब देखो क्या होगा बेटा? 2 प्लस 9 इंटू 7, 2 प्लस 9 इंटू 8, 2 प्लस 9 इंटू 5, 7 8 9, 65 75 86। ठीक है, अब देखो 7 नाम 63 और 2 65, 8 नाम 72 और 2 3 है यहाँ पर। 8 नाम 72 और 3 और यहाँ 5 है, गलती कर दी। 8 नाम 72 और 3 75, तो ये हो जाएगा 75। यहाँ भी 9 है तो 9 का इंटू कर रहे हैं ना बेटा। 9 नाम 81, 81 और 5 86। ठीक है, 7 8 9 एज इट इज 65 75 86। दो स्तंभ समान हो गए, दो पंक्ति हो समान या दो स्तंभ हो। ठीक है बेटा, तो दो स्तंभ समान कर दिए तो यहां पर लिखेंगे C1 इक्वल टू C3, C1 इक्वल टू C3। इसलिए सारणिक का मान 0 होगा। तो ये 0 हो गया। LHS RHS, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, ध्यान रखो जब भी सिद्ध करने के लिए 0 आए तो आप ये देखो कि किन स्थितियों में सारणिक का मान 0 प्राप्त होता है, उन स्थितियों को क्रिएट कर दो। ठीक है, तो आप सीधा सीधा 0 प्राप्त कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है बेटा, एक सारणिक है, सिद्ध करना है 0 के बराबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जैसा ये बेटा, पहले स्तंभ में 1 1 1 दे रखा है, इसमें B C C A A B, इधर दे रखा है A B ब्रैकेट में B प्लस C, इधर C A और A प्लस B, इनसे मल्टीपल हो रहा है A B C का। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 1 1 B C C A A B, इसका अगर हम इंटू कर दें बेटा अंदर तो ये प्राप्त होगा A B प्लस A C, ये हो जाएगा B C प्लस A B, A C प्लस B C। ठीक है, ये आ गया। अब देखो A B A C, अगर हम C2 को इससे जोड़ दें, C2 प्लस C3 कर दें, ठीक है, तो सभी में मान एक जैसा आ जाएगा। A B B C A C, A B B C A C, A B B C A C, सब में A B B C A C तीनों में आएगा। अब वहां से हम बाद में उसको क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो क्या करें बेटा, यहाँ पर C2 में संक्रिया लगा देते हैं। C2 टेंस टू C2 प्लस C3, C2 प्लस C3। तो यहाँ तो 1 1 1 पहले से दे रखा है, ये हो जाएगा बेटा BC प्लस AB प्लस AC, ये हो जाएगा AC प्लस BC प्लस AB, ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, और इधर हो जाएगा AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC। अब देखो ये तीनों अवयव समान है, तीनों अवयव क्या हैं? समान है। ये आगे पीछे लिखा हुआ है, प्लस में आगे पीछे ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हैं तो सारे अवयव सेम। ठीक है, अब देखो BC इसमें भी है, इसमें भी है, AB इसमें भी है, इसमें भी है, AC इसमें भी है, तो सब में क्या है? समान है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा C2 से AB प्लस BC प्लस CA, उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर जब कॉमन ले लेंगे तो देखो AB, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक पंक्ति या एक स्तंभ में से कॉमन आएगा। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया AB प्लस BC प्लस CA,
जब कॉमन ले लेंगे तो एक एक एक, ये तो पहले से ही है। जब सारे अवयव समान है, कॉमन लेने पर क्या मिल जाएगा, एक एक एक। और इधर ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी, ये आ गया। ठीक है बेटा। अब देखो, किसी भी सारणी की अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ समान होते हैं तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। तो यहां पर लिख देंगे C1 इक्वल टू C2, अतः सारणिक का मान शून्य होगा और ये आपका आ गया 0। ठीक है बेटा, क्या प्राप्त हो गया, 0। यही हमें सिद्ध करना था। तो LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन समझ में आया। 0 चाहिए था। 0 की शर्तें आप जानते हो, स्थितियां कौन सी हो सकती हैं कि दो पंक्ति समान हो या किसी एक पंक्ति या स्तंभ में अवयव सभी क्या हो, 0 हो। तो दो पंक्ति समान कर दी जिससे हमें क्या मिल गया, 0। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, सारणिक दे रखा है और सिद्ध करके लाना बेटा 2। और ये सारणिक ABCPQR XYZ, ये सॉल्व करने पर इसके बराबर आता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो LHS ये लेंगे। अब देखो बेटा, B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी, अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखो क्या प्राप्त होगा हमें, B 2 प्राप्त हो जाएंगे, C 2 प्राप्त हो जाएंगे, 2 A प्राप्त हो जाएंगे। अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो संक्रिय लगाते हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो हमें तीनों को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 2 कॉमन आ गया, A प्लस ऐड कर दो 2A प्लस 2B प्लस 2C, 1 2 2C हो गए, 2B हो गए। ठीक है, इसी टाइप से इधर आ जाएगा बेटा 2P प्लस 2Q प्लस 2R, ऐसे सेम इधर 2X प्लस 2Y प्लस 2Z। ठीक है, फिर नीचे सेम C प्लस A प्लस B, R प्लस P, P प्लस Q, Z प्लस X और X प्लस Y, ये आ गया। ठीक है बेटा। अब देखो सब में से 2 कॉमन मिल रहा है, तो R1 में से 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो यहां लिखेंगे R1 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर जब 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बच जाएगा बेटा A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R और X प्लस Y प्लस Z। नीचे बच गया A प्लस C, या C प्लस A की बात है, C प्लस A और A प्लस B। यहाँ आ जाएगा बेटा R प्लस P, P प्लस Q, ये हो गया आपका Z प्लस X और X प्लस Y, ये आ गया। ठीक, अब संक्रिय लगाते हैं बेटा, R2 दूसरी पंक्ति में लगाते हैं, R2 टेंस टू R2 माइनस R1। ठीक है, R2 माइनस R1 इसलिए लगाया कि इसमें से जब इसको घटाएंगे तो A और C कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ B बच जाएगा, जो कि हमें दूसरी पंक्ति में B चाहिए। ठीक है, और तीसरी पंक्ति में क्या चाहिए, C। तो हम क्या करें बेटा, A प्लस B में से इसको घटा देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा R3 टेंस टू R3 माइनस R1। दोनों संक्रिया एक साथ लगा दी तो 2 तो बाहर है ही ऑलरेडी, इसको एज इट इज A प्लस B प्लस C। यहाँ इसमें देखो बेटा R2 माइनस ये कर रहे हैं तो C और A तो कट जाएगा, माइनस का B बच जाएगा। ठीक है, ऐसे R3 में कर रहे हैं बेटा, तो ये बच जाएगा, यहाँ से A और B कट गया, माइनस का C आ गया। सेम इधर P प्लस Q प्लस R P कट जाएगा, R और P तो माइनस का Q बच गया, इसमें से P और Q कट जाएगा, माइनस का R बच गया। सेम इधर X प्लस Y प्लस Z, इसमें से Z और X गया, माइनस का Y, और ये X Y गया तो माइनस का Z, ये आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा A B C,
ठीक है, और यहाँ माइनस का बी है और यहाँ सी बच गया। तो अब R1 R2 R3 को जोड़ दें, अगर मैं जोड़ूंगा तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें? सिर्फ ए मिल जाएगा। तो नेक्स्ट संक्रिया जो लगाएंगे हम वो लगाएंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो दो तो ऑलरेडी है ही है, तो ये हो जाएगा। जब इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ A। Q और इसको जोड़ेंगे तो कट गए, क्या बचा? सिर्फ P। यहाँ बचा सिर्फ X और नीचे क्या बचा? माइनस का B, माइनस का Q, माइनस का Y। यहाँ बचा माइनस का C, माइनस का R, माइनस का Z। ठीक है बेटा। अब इन दोनों में से R2 और R3 में से माइनस कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ लिखेंगे R2 व R3 से -1 उभयनिष्ठ लेने पर तो ये हो जाएगा आपका APX। इसमें से माइनस चला गया, एक माइनस इसका और एक माइनस इसका, दोनों के माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। इसलिए यहां बच गया BQY, यहां बच गया CRZ। यही हमें सिद्ध करना था। देखो तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कि हमें ये चीज़ लेके आनी है। तो इस पर हम ऐसे कैसे संक्रिया लगाएं, अपने हिसाब से आपने संक्रिया लगानी है कि ये सारणिक हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 से और आगे तक, ठीक है, 14 क्वेश्चन हैं शायद इसमें, 14। तो 6 से लेके 14 तक हमें सिद्ध करने हैं, सेम इसी टाइप से बिना प्रसार के गुणधर्मों की सहायता से हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। जब तक के लिए नमस्कार।